वैलेंसी कैसे निकाला जा सकता है, पहला चीज। और दूसरा कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है उस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। रेडियस वाला पार्ट क्या होता है उस चीज का थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं इस चीज का डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, फिर वापस से हम लोग चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इस ऑर्डर में आराम से काम करते हुए सारे के सारे डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग को ये टॉपिक्स थोड़ा कंसिडर करना था, इसीलिए हम लोग इसी ऑर्डर में काम कर रहे थे। तो चलो, जैसे हम लोग कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। एक तो टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट इस टर्म से पहले हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर लेंगे तो वैलेंसी क्या होता है। तो जैसे मान लो हम लोग वैलेंसी की अगर बात करें तो शायद क्लास 9 में भी ये चीज पढ़ा होगा। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करता है तो दोनों के कॉम्बिनेशन के टाइम पे कितने एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, किस रेशियो में, उस चीज को हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बट इसको बोलने का एक और तरीका था। कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट ऑक्टेट में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस चीज को भी हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन अगर दे रखा, तो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2 और 6 होता है, मतलब के और एल। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के अगर हिसाब से बात करें हम लोग, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन 2, 8, 8 इस टाइप से होता है। तो जब हम लोग के पास 2 के बाद 6 का नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस 6 वाले पार्ट से दो तरफ जा सकते हैं। इधर हम लोग 6 वाले पार्ट से 8 में चले जाएं, या फिर हम लोग 6 वाले पार्ट से 2 में चले जाएं। मतलब ऑक्टेट पूरा करो या डुप्लेट पूरा करो, दोनों में से कुछ भी पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, ऑक्टेट कॉम्बिनेशन या डुप्लेट कॉम्बिनेशन। तो हम लोग 2 6 को सीधा 2 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 2 6 को हम लोग 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि 2 6 वाले पार्ट से हम लोग को 2 8 में जाना है, तो इस केस में फिर हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोगों को 2 6 वाले पार्ट से 2 में जाना है, तो इस केस में हम लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके काम करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान काम है एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन ज्यादा इजी है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से काम करें वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे ताकि नियरेस्ट ऑक्टेट में चले जाए, इसका मतलब वैलेंसी इज इक्वल टू 2। चाहे ऐड करना होता चाहे रिमूव करना होता, दोनों के केसेस में हम लोग साइन पॉजिटिव ही लेके चलते, बस 2 मेंशन करेंगे। बस हम लोग को बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना होता है कि हम लोग एडिशन कर रहे थे कि रिमूवल कर रहे थे, तो उसके हिसाब से हम लोग वैलेंसी वाले पार्ट का कैलकुलेशन आसानी से करते हुए चल रहे थे। खैर, जैसे ये तो 9 तक का पार्ट था कि के एल एम एन के हिसाब से चीजें डिसाइड कर रहे हैं। बट अब हम लोग के एल एम एन की तरफ से चीजें डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट के हिसाब से अपने वैलेंसी वाले पार्ट को डिसाइड करते हैं कि हम लोग का अगर एक पीरियोडिक टेबल दे रखा तो हम लोग उसके हिसाब से वैलेंसी वाले पार्ट को कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले तो ये चीज मेंशन कर लो, वैलेंसी का डिफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा सा काम का है, बाकी ये चीज याद रहेगा जिंदगी भर। डिफिनेशन मेंशन कर लो। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। It is the combining capacity of an element। और उसी में और it is the number of electrons required to be added or removed from the valence shell of the element to get to the nearest noble gas configuration।
नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसमें डुप्लेट हो या फिर ऑक्टेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट टू गेट टू द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। डुप्लेट में जाना चाहते तो डुप्लेट में जाओ, अगर ऑक्टेट में जाना चाहते तो ऑक्टेट में जाओ, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम लोगों को शायद एक चीज बोला था, पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट को हमेशा वर्टिकली याद रखना, ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसके हिसाब से काम करना है। तो उसमें जैसे जब हम लोग इस पार्ट के हिसाब से काम करें, वैलेंस शेल वाले पार्ट के हिसाब से, तो वैलेंस शेल वाले पार्ट के हिसाब से कंसिडरेशन कुछ ऐसा होता है। जैसे मान लो, एक चीज को ध्यान रखना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, शायद वर्ड तुम लोग को याद होगा, मेंशन भी किया था। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इस चीज को बोला जाता है NH2NP6। इस चीज को हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, या फिर नोबल गैसेस को इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ये टर्म ध्यान रखना। तो अगर इनर्ट गैस बोलेंगे या नोबल गैस बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होगा। और ऐसा जो NH2NP6 है, इसमें जो N वाला पार्ट है, जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इससे अगर मान लो 2 होगा तो 2 वाले पार्ट में 2s2 2p6 हो जाएगा। अगर 3 होगा तो केस में 3s2 3p6 होगा। क्योंकि जितने भी नोबल गैसेस है, उन सब के अगर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब भी उस केस में हम लोग हर एक केस में जो भी कैलकुलेशन करेंगे, नोबल गैसेस वाले पार्ट में हमेशा हम लोगों को यही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा। जैसे मान लो नियोन वाला पार्ट है, हीलियम भी है, बट हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट की बात नहीं कर सकते, नियोन की बात करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 लिख सकते हैं, उसके अलावा 2s2 लिख सकते हैं, उसके अलावा 2p6। तो NS2NP6 ये अपना सबसे आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो NS2NP6 कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा, मान लो हम लोग आर्गन की बात करते हैं, तो आर्गन वाले पार्ट में 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर से वैलेंस शेल वाले पार्ट में 3s2 3p6 ही कॉन्फ़िगरेशन आया। इसका मतलब आराम से यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे कभी भी अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट का जनरल मतलब है NH2NP6। हम लोगों को एलिमेंट को इस पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में मूव कराना होता है। नोट कर लो, पार्ट एग्जांपल को नोट कर लो। चलो भाई, अगर नोट कर लिया तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों का सोडियम वाला पार्ट दे रखा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक बार खुद से सोचो, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, ताकि तुम लोग चेक कर पाओ कि सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। खुद से सोचो एक बार। मेरे हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं, तो इस केस में हम लोगों के पास 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो अपना वैलेंस शेल है
वैलेंस शेल n=3 हो गया, और n=3 में एक इलेक्ट्रॉन 3s1 ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोगों को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो जैसे अपने पास 1s2 2s2 2p6 3s2 और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में 3p6 होगा। हम लोग का एलिमेंट कहाँ पे है, तो हम लोग का एलिमेंट 3s1 पे है। अब अगर 3s1 पे है तो यहाँ से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए अपने पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो 2s2 2p6 है और दूसरा 3s2 3p6 है। तो अगर हम लोग 3s1 से 2s2 2p6 में जाते हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 3s1 वाले पार्ट से 3s2 3p6 में जाते हैं, इसका मतलब हम लोग को 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करके काम करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा आसान तरीका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो हम लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके काम करना चाहेंगे, तो सोडियम से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये चीज बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब उस केस में हम लोग के कटायन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लोग सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब हम लोग के Na+ वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, और अगर Na+ का फॉर्मेशन हो गया तो हम लोग का वैलेंसी वाला पार्ट या फिर हम लोग का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वाला पार्ट है, 1 के बराबर हम आराम से बोलते हुए चल सकते थे। इसलिए भी देखा होगा जैसे NaCl है, तो NaCl में हमेशा Na+ होता है, इसका मतलब सोडियम वाला पार्ट हमेशा +1 के ही फॉर्म में होता है। मान लो हम लोग ये लेते हैं Na2CO3, तो Na2CO3 में 2 Na+ होता है, बट होता तो Na+ ही है, कभी भी Na2+ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आराम से वैलेंसी वाला पार्ट यहाँ पे कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे कि जो हम लोग का ग्रुप 1 था उसमें एक इलेक्ट्रॉन हटा के काम कर रहे थे। एक तो हाँ ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में ग्रुप बताया था, पीरियड बताया था, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है। इसका मतलब हम लोग का S ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पहला चीज। दूसरा n=3 है, मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। तीसरा एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर है तब उस केस में ग्रुप नंबर सीधा इलेक्ट्रॉन से मेंशन कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। तो अगर ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तब इस केस में हम लोगों के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को हटाने की जरूरत पड़ रही है। तो जब ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो उस केस में वैलेंसी वाला पार्ट हम लोग 1 आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे निकालने का तो ये तरीका है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, फिर उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मान लो एक या दो एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो हम लोग बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 का मतलब 1s2 2s2 2p1। तो इस केस में हम लोग का जो वैलेंस शेल वाला पार्ट है, तो वैलेंस शेल वाले पार्ट टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। दो ऑप्शन है अपने पास, अगर हम लोग 1s2 में चले जाएं यहाँ से, या फिर हम लोग 2s2 2p6 में चले जाएं। तो अगर हम लोग 1s2 में जाना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग को 3 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। और अगर हम लोग 2s2 2p1 से 2s2 2p6 में जाना चाहेंगे तो इसका मतलब टोटल हम लोग को 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन हटाना। और 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे इसका मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी भी आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो बोरोन के केस में हम लोग का वैलेंसी 3 निकल के आएगा, इसलिए भी बोरोन वाला पार्ट नॉर्मली 3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, या ऑक्सीजन ही और बड़ा एलिमेंट लेते हैं, मान लो हम लोग सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर वाले पार्ट में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग के इस शेल वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग 2s2 2p6 में जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, या फिर 3s2 3p6 में जा सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। मतलब यही दो पॉसिबिलिटीज है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग 2s2 2p6 में जाएंगे तो हम लोग के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोग 2s2 2p6 में जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। और अगर हम लोग 3s2 3p6 में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा आसान काम है।
अगर ऐड करना ज्यादा आसान काम है एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान काम है। इसका मतलब वैलेंसी वाला पार्ट हम लोग आराम से 2 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, और सल्फर वाले पार्ट में जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सल्फर 2 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। तो जैसे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा हम लोगों को, जैसे इतना बार बार डायग्राम बनाना कोई काम का नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे जोड़ेंगे, इतना दिमाग मत लगाना। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता रहे, जैसे ये तो तरीका है जिसके बेसिस पे हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं, तरीका मालूम होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आगे जाने के बाद जैसे जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा पढ़ेंगे, तो इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जब हम लोग का प्रॉपरली क्लास 11 का टॉपिक शुरू होगा, मतलब बहुत सारे बेसिक्स तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ले रहे हैं अभी, बट जब हम लोग का क्लास 11 का टॉपिक शुरू होगा तो क्लास 11 के टॉपिक के डिस्कशन में हम लोग वहाँ पे वैलेंसी को 2 पार्ट में डिसोसिएट करेंगे, जिसमें से एक को हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं और दूसरे को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। उस तरह के भी कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो क्या होते हैं, किस तरीके से उनको कंसिडर कर सकते हैं, तो सब चीजों का कैलकुलेशन हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे। अभी के लिए हम लोग को याद रखना है वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा या कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा टू गेट टू द नियरेस्ट ऑक्टेट या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे इसमें बार बार इतना डायग्राम नहीं लिखना है, इसको याद रखने का एक तरीका है। जैसे शायद याद होगा तुम लोगों को, हम लोग का जो एस ब्लॉक था, तो एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप थे, 1 और 2। फिर एस ब्लॉक के बाद हम लोग का टोटल बीच में डी ब्लॉक आता है, और डी ब्लॉक वाले पार्ट में टोटल हम लोगों के पास 10 ग्रुप्स होते हैं, 10 वर्टिकल लाइंस होते हैं। तो टोटल मिला करके अगर 10 हो गए, इसका मतलब आराम से हम लोग यहाँ तक 12 ग्रुप की बात कर सकते हैं। 1 2 तो पहले ही था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों का पी ब्लॉक वाले पार्ट का नंबर आता है। पी ब्लॉक वाले पार्ट में हम लोग के पास टोटल 6 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। 8 लिख रहे थे 18 की वजह से, टोटल हम लोग के पास 6 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। 6 ग्रुप्स का मतलब ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18 कंसिडर कर सकते हैं। डी ब्लॉक अपने काम का नहीं है, डी ब्लॉक का वैलेंसी बहुत ही वेरिएबल होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दोनों ब्लॉक अपने काम के हैं, डी एंड एफ ब्लॉक अपने काम के नहीं होते, क्योंकि उनका वैलेंसी बहुत अलग टाइप से निकाला जाता है। तो इस केस में अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करें, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 वाला पार्ट केवल ये 2 ग्रुप होगा, ठीक है। और जब पी ब्लॉक की बात करें तो सीधा ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18 की बात कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 13 वाले पार्ट से लेकर के ग्रुप नंबर 18 वाले पार्ट तक हम लोग पी ब्लॉक कंसिडर करेंगे, सीधा याद ही रखना है, इसी को याद रखो सीधा सवाल बनेगा। और ग्रुप नंबर 1 और 2 वाले पार्ट में हम लोग एस ब्लॉक वाले पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी जैसे ग्रुप नंबर 1 और 2 है, तो ग्रुप नंबर 1 वाले पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, मतलब हम लोग हमेशा एक ग्रुप के अंदर के एलिमेंट्स के हिसाब से काम करेंगे। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जब भी कभी उसको याद रखना है तो हमेशा ग्रुप के हिसाब से ही काम करते हुए कंसंट्रेशन लेना है, मतलब एक ग्रुप के अंदर एक वर्टिकल लाइन के अंदर कितने हम लोग के पास एलिमेंट्स हैं, हमेशा इस फॉर्मेट में चीजों को याद रखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इस फॉर्मेट में याद रखेंगे सब कुछ, तो हम लोगों का वैलेंसी वाले पार्ट को एसोसिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट सारे एलिमेंट्स जो एक पीरियड में होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी सेम टाइप के होते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज वाले पार्ट को भी आपस में रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इसीलिए तुम लोग इसी फॉर्मेट में याद रखना है। जैसे सबसे पहला वाला जो पार्ट है, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, जो एक्चुअल में अपने काम करनी है। हाइड्रोजन का अभी तक पीरियडिक टेबल में कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, वेरिएबल पोजीशन है। हाइड्रोजन वाले पार्ट के जस्ट नीचे, तो ये पीरियड नंबर 1 हो गया, उसके जस्ट नीचे लिथियम वाला पार्ट नंबर 2 हो गया, फिर उसके बाद सोडियम वाला पार्ट पीरियड नंबर 3, फिर उसके बाद पोटेशियम वाला पार्ट, रुबिडियम, सीजियम, सबसे लास्ट में फ्रांसियम। तो फ्रांसियम अपने काम का नहीं होता, उसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज़ है, ठीक है। ये तो सबसे पहले वाले ग्रुप में हो गया, जिसमें ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
पहला चीज। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं। हाइड्रोजन के सामने ग्रुप नंबर 2 में कुछ नहीं होता, लेकिन लिथियम के सामने होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये ग्रुप वाले पार्ट को तुमको याद रखना है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। और इसमें एक और भी चीज याद रखना ही रखना है, ये जो ग्रुप नंबर 1 है पूरा का पूरा, इस चीज को हम लोग ज्यादा प्रिसाइजली अल्कली मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स बोलते हैं क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है, और हम लोग टर्म अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। जैसे कभी भी वर्ड अल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और ये जो ग्रुप नंबर 2 है, इस चीज को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। मतलब हम लोग आराम से जो कंसिडरेशन लेंगे उसमें टर्म अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यूज करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नाम का ध्यान रखना। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक और ग्रुप नंबर 1। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल तो एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 2। हमेशा इसी वर्टिकल लाइन के हिसाब से काम करना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, निमोनिक्स टाइप का होता है याद रखने के लिए। बट हम एक्चुअल में कभी निमोनिक्स के हिसाब से याद नहीं रखते, बार बार लिखते ही चले गए। लिखते 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 अपने आप काम करता है। मतलब वो निमोनिक्स के हिसाब से काम होता है नहीं होता है मुझे जरूरत नहीं पड़ता। जब मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो अपने आप से लेटर दिमाग में आते चले जाता है। अच्छा हाइड्रोजन के लिथियम है, फिर इस टाइप से सारे सारे एलिमेंट्स है। तो निमोनिक्स से अगर याद रखो तो जैसे वर्बल कम्युनिकेशन के निमोनिक्स काम करेगा, ऐसे भी काम करेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा तो निमोनिक्स अगर याद है तो उसे काम कर सकते हैं कि निमोनिक्स याद है तो सीधा क्वेश्चन आया, निमोनिक्स सोचा और वहां से आंसर लिख लिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे कभी कभी जब आप लिखते हैं बहुत बार चीजों को, तो निमोनिक्स से बिना भी आपका दिमाग ज्यादा फास्टली काम करता होता है। क्या कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप दिमाग हिट करेगा कि अच्छा इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बट देख लेना, अगर निमोनिक्स अगर याद रखना है तो उससे भी याद रख सकते हैं। खुद का अगर निमोनिक्स बनाना है तो ज्यादा बेटर है याद रखने के लिए, उससे याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। किसी दूसरे का निमोनिक्स याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, फिर हम लोग जब ग्रुप है तो ग्रुप नंबर 13 वाले पार्ट में बेरिलियम के सामने नहीं हम लोग को आगे बोरोन वाला पार्ट मिलता है। 13 वाले पार्ट में बोरोन वाले पार्ट के नीचे हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम वाले पार्ट के नीचे हम लोग गैलियम की बात करते हैं। गैलियम के नीचे इंडियम और हेलियम वाला पार्ट कंसिडर करते हैं हम लोग, इंडियम एंड हेलियम। इसके नीचे के एलिमेंट अपने काम के नहीं होते क्योंकि उन लोग एटॉमिक नंबर बहुत हायर है, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम लोग के काम के निकल के नहीं आते। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग उतने ही एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे क्योंकि हम लोग को काम भी उतने एलिमेंट्स को होगा। और ये जो फैमिली है, मतलब ये जो बोरोन वाला पार्ट है, इस बोरोन वाले पार्ट को ओवरऑल बोरोन फैमिली के नाम से जाना जाता है। मतलब हम लोग इसको बोरोन के फैमिली के हिसाब से बोलते हैं। सबसे पहला एलिमेंट बोरोन था तो इसीलिए बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम। बोरोन के आगे शायद याद होगा एटॉमिक नंबर वाले पार्ट में कार्बन का नंबर आता है, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस तरह का पार्ट यूज कर सकते हैं। तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, और शायद एक चीज ध्यान भी होगा तुम लोगों को, जो एक का सिलिकॉन वाला पार्ट था तो वहां से जर्मेनियम ही आता है। तो याद रखना आसान हो जाएगा। मेंडली पीरियोडिक टेबल में एक का एल्यूमिनियम बोला था, तो एक का एल्यूमिनियम कौन सा था, गैलियम वाला पार्ट, उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट। एक का सिलिकॉन बोला, उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट जर्मेनियम कंसिडर कर। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस सर। हाँ, यह थोड़ा चला गया है, लाइट भी चला गया और इतना सारा चल रहा था घर में कि लोड ही नहीं ले पाया। खैर, एक मिनट रुक जाओ। उसमें कूलर बंद कर दिएगा सर।
हाँ चलो ध्यान दो। हाँ कनेक्टेड भी नहीं हो। चलो ध्यान दो। तो जैसे यहाँ पे कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम वाला पार्ट है, तो हम लोग जो अपने एलिमेंट्स हैं ये एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम, उन सबको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। मतलब एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट था एग्जैक्टली उसी चीज को हम लोग एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम बोलते हैं। एका बोरोन स्कैंडियम को बोला जाता है, तो एक अलग से याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम लोग जब जर्मेनियम वाले पार्ट की बात करेंगे, तो जर्मेनियम वाले पार्ट के नीचे एलिमेंट में जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाला पार्ट कंसिडर किया, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम लोग को ज्यादा यूज करना नहीं होता है। तो उसके नीचे वाले एलिमेंट को याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, बट अभी के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता नहीं है। तो इसलिए अगर जरूरत नहीं पड़ रहा तो उसको याद रखेंगे या नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख रहे हैं तुम लोग के लिए डायग्राम में, इस जर्मेनियम वाले पार्ट के नीचे हम लोग टिन की बात करते हैं, बट हम लोगों के काम का ये चीज नहीं रहेगा तो हम लोग ज्यादा इसको डिस्कशन में यूज नहीं करेंगे और हम सजेशन भी देंगे। जैसे अभी के लिए जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन कर नहीं रहे और बहुत ज्यादा इंटेंसिव कोई सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, तो कभी भी हम लोग इन सब एलिमेंट्स को याद नहीं रखेंगे तो अपने काम के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स को ध्यान रखना, टिन और लेड ये दोनों हम लोग लिखते हैं, बट हम लोग को याद केवल जर्मेनियम तक ही रखना है। इनफैक्ट जर्मेनियम भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता, तो हम लोग अपने काम के लिए उसको कंसिडर नहीं करते। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 15 वाले पार्ट में शायद ध्यान होगा तुम लोगों को, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है। तो नाइट्रोजन वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसके नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी और बिस्मुथ होता है। इसमें भी आर्सेनिक तक बॉन्ड बनता है सफिशिएंटली, बट एंटीमनी और बिस्मुथ अपने ज्यादा काम का नहीं होता, तो इसीलिए आर्सेनिक तक याद रखो, उसके नीचे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली का नंबर आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, सॉरी सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, सेलेनियम, टेलिरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये एलिमेंट्स वाला पार्ट हम लोग ग्रुप नंबर 16 में कंसिडर करेंगे। फिर ऑक्सीजन के सामने फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, केवल यहीं तक के एलिमेंट्स को अपने को ध्यान रखना होगा। और हाइड्रोजन के सामने हीलियम होता है, उसके नीचे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी आर्गन, हाँ ठीक है, क्रिप्टन और जेनॉन। हम लोग को ये एलिमेंट्स बिल्कुल वर्टिकल लाइन के हिसाब से याद रखते हुए काम करना होगा, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें क्या है कि ये जो आप लोगों का ग्रुप नंबर 13 है, इसको तो हम लोगों ने बोरोन फैमिली लिखा, तो ग्रुप नंबर जो 14 है, इस चीज को हम लोग नॉर्मली आराम से कार्बन फैमिली लिख करके काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर जो 15 है, इस चीज को हम लोग आराम से नाइट्रोजन फैमिली लिख सकते हैं। ग्रुप नंबर 16 वाले पार्ट को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजन फैमिली है और ये जो ऑक्सीजन फैमिली वाला पार्ट है, इनके और भी एक नाम है जो हम लोग को ध्यान रखने होंगे। नाइट्रोजन फैमिली वाले पार्ट को निकोजेंस भी बोला जाता है और ऑक्सीजन वाले पार्ट को कैल्कोजेंस बोला जाता है, इसका नाम हम नीचे लिख रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली वाले पार्ट को कैल्कोजेंस भी बोला जाता है। ये नाम बहुत ज्यादा यूज तो नहीं किया जाता, थोड़ा ध्यान में रखना होगा तुम लोगों को, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, उसको तो इनफैक्ट हम लोग फ्लोरीन फैमिली बोलते भी नहीं है, उस चीज को हम लोग हेलोजेंस ही बोलते हैं, उसका कॉमन नेम ही चलता है। फ्लोरीन फैमिली जैसा कुछ नहीं होता, सीधा हम लोग उसको हेलोजेंस बोलते हैं। तो इसमें जैसे एक चीज है, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप नंबर 3 बोरोन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और सबसे लास्ट में हेलोजन और नोबल गैसेस। तो सिंपली ऐसा याद रखना, ग्रुप नंबर अगर 1 है तो उस केस में ग्रुप नंबर 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको रट करके रखना, निकालना तो आता ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 में 2 होगा, ग्रुप नंबर 3 में, या सॉरी ग्रुप नंबर 13 में 3 होगा, ग्रुप नंबर 14 में 4 होगा, ग्रुप नंबर 15 में 5 होगा, ग्रुप नंबर 16 में 6 होगा, ग्रुप नंबर 17 में 7 और ग्रुप नंबर 18 में 8 के बराबर होगा। मतलब जो हम लोग का ग्रुप नंबर है, इससे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 में सीधा 1 और 2 के बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर
13, 14, 15, 16, 17, 18 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो उस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बराबर निकल के आएगा। और जब हम लोग वैलेंसी निकालेंगे तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 में वैलेंसी उतने के बराबर ही होगा, 1, 2, 3, 4 के बराबर। ग्रुप नंबर 5 वाले पार्ट में वैलेंसी वापस से घटना शुरू हो जाता है, 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। और क्योंकि लास्ट वाले केस में ऑलरेडी हम लोग का ऑक्टेट पूरा है तो लॉजिकली यहाँ पे वैलेंसी बोलने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी ही नहीं होगा एलिमेंट का। ऑल्दो कुछ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि वैलेंसी वाला पार्ट अपना 0 के बराबर होगा। तो पहले वैलेंसी बढ़ेगा, फिर उसके बाद वैलेंसी वाला पार्ट घटना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 3, 2, 1। तो कार्बन फैमिली तक वैलेंसी बढ़ाओ, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब में वैलेंसी घटाना शुरू कर दो। और जब भी कभी कोई एलिमेंट देगा तो हमेशा उसका फैमिली के हिसाब से ध्यान रखना। जैसे सल्फर दिया तो सल्फर वाला पार्ट ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो जो ऑक्सीजन का वैलेंसी होगा वही सल्फर का वैलेंसी होगा। जो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होगा वही सल्फर का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होगा। जो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ऑक्सीजन है अगर तो 1s2, 2s2, 2p4। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो ऑक्सीजन में 2s2, 2p4 है, जबकि सल्फर में 3s2, 3p4 है। तो s2p4 सिमिलर टाइप का है। डिफरेंस केवल क्या है, ऑक्सीजन में हम लोग के पास 2 है, 2s2, 2p4। सल्फर वाले पार्ट में 2s2, सॉरी 3s2, 3p4। केवल हम लोग के पास ये जो 2 वाला वैल्यू था इसकी जगह 3 हो गया, तो होना भी चाहिए। ऑक्सीजन कौन से एलिमेंट में है, कौन से पीरियड में, सेकंड में, जबकि सल्फर कहाँ पे है, थर्ड वाले पार्ट में। तो ऑक्सीजन में 2s2, 2p4 था, तो सल्फर में 3s2, 3p4। सेलेनियम उसके भी नीचे है, 4s2, 4p4। टेल्यूरियम में 5s2, 5p4। क्लोरीन वाले पार्ट में 2s2, 2p5 होता है, तो क्लोरीन में 3s2, 3p5 होगा। ब्रोमीन में 4s2, 4p5 होगा। आयोडीन में 5s2, 5p5, ऐसा 2, 3, 4, हाँ 5s2, 5p5 आराम से ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये जो पीरियडिक टेबल का ये जो वर्टिकल लाइन वाला पार्ट बताया है, तुमको ये पार्ट बिल्कुल रट के रखना है। इन एलिमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना ही रखना है, ताकि हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को हम लोग आराम से रिलेट करते हुए काम करते हैं। नोट कर लो ये पूरा पार्ट। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, यहाँ से सारे पार्ट को नोट कर लो। थोड़ा डायग्राम हम छोटा कर दे रहे हैं, उसके नीचे जगह छोड़ देना नाम के लिए। नाम हम लोग वापस स्लाइड करेंगे तो देख लेना।
सारे एलिमेंट्स को याद करना, आज ट्राई करना याद करने का, क्योंकि आज जस्ट पढ़ा है तो आज याद रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक अभी तक तुम लोग का कोई भी असाइनमेंट नहीं था, कोई भी बुकलेट नहीं था। यहाँ तक एक्चुअल में कुछ असाइनमेंट हो भी नहीं सकता। ट्राई करेंगे हम लोग कुछ असाइनमेंट बना करके देने का। बट इसके बाद जब हम लोग लेक्चर नंबर मतलब ये टॉपिक नंबर 1 वापस से डिस्कशन करेंगे, तब उसके बाद तुम लोग का क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा फटाफट। और नोट करना भी, स्क्रीनशॉट लेकर के मत बैठ जाना, ठीक है? जिसका भी नोट हो जाएगा एक बार बता देना, ताकि हम लोग आगे पढ़ाई शुरू कर पाए, ठीक है? अगर नोट कर लिया हो तो नाम भी नोट कर लेना। नोट कर लेगा तो बताते जाना। सब कर लिए। तो उसके नीचे वैलेंसी वाला पार्ट भी नोट कर लेना। सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? बस उसमें ये देख लेना कि
जो वंस वाला जो डिजिट है, ठीक है, जैसे 18 है ग्रुप नंबर, तो उसका वंस का डिजिट, टेंस का डिजिट, 100 का डिजिट जो होता है, तो वंस वाला डिजिट ही अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8। बट वैलेंसी वाले पार्ट में हम लोगों को नियरेस्ट ऑक्टेट में जाना होता है, 8 वाले पार्ट में, तो इधर 4 के प्लस में गए या 4 के माइनस में गए, ये चीज कंसिडर कर सकते हैं। तो 4 तक तो ठीक है, 1 2 3 रहा तो तीनों इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, लेकिन 4 के बाद 5 6 7 8 रहा तो हम लोग हटाने की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 टाइप से कंसिडर कर सकते हैं। चलो भाई, अगर नोट कर लिया हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे इन सब टर्म्स के बाद हम लोग एक छोटा सा टर्म जानना है, उससे पहले हम एक छोटा सा बेसिक पार्ट और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हम लोग का ऑक्सीजन एटम है, बट ऑक्सीजन वाला पार्ट हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मान लो सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, ये पार्ट हमेशा NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो कार्बन एटम है, हाइड्रोजन वाला पार्ट एटम है, मतलब एलिमेंट है, ये दोनों CH4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मान लो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, CO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इन सब में एक चीज देखो, अगर हम लोग पहले वाले केस को लेके चले, ऑक्सीजन वाला पार्ट, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट शायद से 10th क्लास से पहले ही पढ़ा होगा, 8th क्लास में कोई पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उस केस में जो अपना ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट नॉन मेटल होता है। अगर ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो अपने O2 वाले पार्ट में दोनों ही नॉन मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पार्ट बना उसमें दोनों ही नॉन मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स है, तो उस केस में जो CO2 वाला पार्ट है वो मॉलिक्यूल भी दोनों नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रखा। लेकिन सोडियम और क्लोरीन में एक पार्ट मेटल है जबकि दूसरा पार्ट नॉन मेटल है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो पार्ट बना उसमें हमेशा मेटल और नॉन मेटल वाला पार्ट ही रहेगा। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे चाहे O2 बना हो, चाहे CH4 बना हो, चाहे CO2 बना हो, चाहे NaCl बना हो, बोल तो रहे सबको हम लोग कंपाउंड या मॉलिक्यूल, लेकिन जब हम लोग ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं तो उस केस में दोनों में एक डिफरेंस दिख रहा है। मतलब NaCl वाला पार्ट बाकी सबसे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो NaCl में मेटल प्लस नॉन मेटल है, जबकि बाकी सारे केसेस में नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल है। तो उस केस में जब इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइन करता है, तो वहाँ पे एक सर्टेन टाइप के हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और जब भी कोई दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन होगा तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बॉन्डिंग बोल सकते हैं, या सिंपली दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से के पार्ट को या इंट्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग बॉन्ड बोल सकते हैं। तो जब दो नॉन मेटल्स वाले पार्ट आपस में बॉन्ड बनाएंगे या आपस में कंबाइन करेंगे, तब उस केस में प्रेफरेबली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब भी कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो जब ये मेटल और नॉन मेटल वाले पार्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तब हम लोग वहां पे टर्म प्रेफरेबली आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं। प्रेफरेबली बोलने का मतलब ये है कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा आयनिक बॉन्ड हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे NH4Cl है, तो NH4Cl में अमोनियम एग्जिस्ट करता है NH4 प्लस, और उसके अलावा Cl माइनस एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आयनिक बॉन्डिंग बोला, आयनिक बॉन्डिंग का मतलब आयंस के थ्रू बॉन्डिंग हो रहा होगा। तो जैसे बचपन से सुन रहे थे हम लोग NaCl, Na प्लस है और Cl माइनस है, तो कटायन और अनायन इन दोनों की कॉम्बिनेशन के वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उस चीज को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग आराम से बोल सकते हैं। जब हम लोग वापस से चैप्टर नंबर 1 2 3 4 टाइप से डिस्कशन करना शुरू करेंगे, तब उस केस में आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इन सब चीजों का बहुत ही प्रॉपरली हम लोग डिस्कशन करेंगे।
तो ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें समझ में आएंगी क्या आयनिक बॉन्डिंग बनता कैसे है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनता कैसे है, ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे NH4Cl है, तो NH4Cl में NH4 प्लस है और Cl माइनस, मतलब इन दोनों के इंट्रैक्शन में तो कटायन अनायन है, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन NH4 प्लस है, इसमें नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइंड है, यहाँ वाले पार्ट में कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड का पॉसिबिलिटी भी हो सकता है दोनों बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है प्योरली आयनिक एग्जिस्ट करता हो सकता है प्योरली कोवेलेंट एग्जिस्ट करता हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन दो तरह के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इन जनरल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग हमेशा एक इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो F2 है या H2 है मान लेते हैं, तो H2 में हाइड्रोजन वाले पार्ट आपस में जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए बस ये टर्म्स जान लो, सिंगल लाइन का मतलब क्या है, जस्ट आगे हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सिंगल लाइन बोला, इस चीज को हम लोग हमेशा सिंगल बॉन्ड बोल दिया करेंगे। ठीक है, दूसरा F2 है, तो F2 में भी दोनों फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल लाइन होता है, मतलब दोनों फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। मान लो O2 है, तो O2 वाले पार्ट में दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे दो लाइंस दिख रहा है। अगर दो लाइंस दिखेगा तो इस चीज को हम लोग सिंगल बॉन्ड ना बोल के डबल बॉन्ड बोलना शुरू कर देंगे। अगर N3 है तो N के साथ हम लोग को दूसरा जो N मिलेगा उसमें तीन लाइंस होंगे। अगर तीन लाइंस होंगे तो हम लोग आराम से यहाँ पे टर्म ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में जितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे उसी के हिसाब से काम वर्ड यूज करेंगे हम लोग। अगर एक बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड, अगर दो बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड, अगर तीन बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हम लोग वर्ड यूज करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंगल बॉन्ड क्यों बनेगा सर, डबल बॉन्ड क्यों बनेगा सर, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनेगा सर, इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं वैलेंसी वाले पार्ट से रिलेट करते वक्त। लेकिन हम लोग उस डिस्कशन से पहले एक छोटा सा टर्म यूज करना चाहेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये तुम्हारे पीरियडिक टेबल का पार्ट होता है, लेकिन क्लास 10th के पीरियडिक टेबल में बस एक जगह शायद एनसीईआरटी में ये टर्म मेंशन किया हुआ है, काम का ये टर्म नहीं है क्लास 10th के लिए, लेकिन फिर भी एनटीएससी वगैरह में बहुत ही फ्रिक्वेंटली सवाल आता है इस चीज से रिलेटेड, तो इसीलिए हम लोग को ये चीज जानना ही होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग दो एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो नॉर्मली होता क्या है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करता है। जैसे ए वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके काम करेगा ताकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाए। उसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो भी बॉन्ड होता है उस बॉन्ड वाले पार्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। हमेशा इस चीज का भी के लिए ध्यान रखना, अगर एक बॉन्ड होगा तो उसमें हमेशा दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मान लो डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग आराम से, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट को लेकर चलते हैं तो एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड अगर होता ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो तीन बॉन्ड का मतलब टोटल हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। खैर अभी के लिए उस चीज को हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी के लिए केवल ये चीज बोल रहे हैं, अगर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड होने का मतलब वहां पे टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे तो अभी के लिए हम लोग मान के चल सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन में दोनों एटम्स के बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब ए और बी एटम के बीच में जितना दूरी है, ये दोनों एटम्स बहुत नजदीक तो नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, हर एक एलिमेंट का अपना खुद ना खुद साइज होता है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने से जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है, उस डिस्टेंस के आइडियली
दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट करने चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते थे। होता क्या है कि अगर हम लोग ऐसा मान के चले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से ज्यादा है, एक अजम्पशन लेके चलते हैं ऐसा है, तो अपने इस प्रॉपर्टी की वजह से या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो एलिमेंट ए वाला पार्ट है वो एलिमेंट बी के इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर बेसिकली ये जो अपना बीच का इलेक्ट्रॉन था, ये दो इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट ए वाला पार्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी में आ जाता है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लो कि दो एलिमेंट्स ए था जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो अगर दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है तो सेम होने का मतलब है कि दोनों एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ बराबर तरीके से खींचेगा, बराबर फोर्स से खींच रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी तो हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो सेम होने की वजह से दोनों एलिमेंट्स अपने बीच की ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को बराबर फोर्स से खींचेगा। अगर बराबर फोर्स से खींचेगा तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं के वहीं रह जाएगा। बट अगर मान लो कि एक एलिमेंट ए वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर लिया करते हैं कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच पाएगा। और यहाँ से एक डेफिनेशन भी डालते हैं, जिससे होता उल्टा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रखा होता है तब हम लोग डेफिनेशन डालना शुरू करते हैं। डेफिनेशन कुछ इस टाइप का होता है, इट इज द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रखे हैं, तो अभी के लिए हम शेयर्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे, अभी के लिए केवल ये यूज करेंगे, इट इज द टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी वाले पार्ट को हम लोग आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं। फिर से एक बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, इट इज द टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉन्डेड पेयर का मतलब क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन दो दो के पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो पेयर वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड के बनने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल ए बी वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें, और इस ए बी वाले पार्ट में हम लोगों के ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नीचे कंडीशन दे रखा है ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो उस केस में ये जो ए वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा खींच के रखना चाहेगा। ज्यादा खींच के रखने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिड पॉइंट से ए के तरफ आराम से शिफ्ट होके रह सकते हैं। ये हम लोग के बोलने का एक बेसिक तरीका होगा जो हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं, और इस चीज का तुम लोग को ध्यान भी रखना है। जैसे हम लोग इसके एप्लीकेशन भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन भी है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम लोग को एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है। अभी के लिए केवल ये जो टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था ये हमको डिफाइन करना था, क्योंकि जब हम लोग आगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग को थोड़ा बहुत इस चीज का जरूरत पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट पता चल गया हम लोगों को, तो उस केस में एक और पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को हम लोग यूज करके किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फिर से एक बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लिखना है तो लिख भी सकते हैं आराम से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ भी कर सकते हैं, टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम लोग आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं। जब भी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने के टाइम पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होने चाहिए दोनों एटम के, बट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो अपने
साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, इसी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी को हम लोग आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। चाहो तो ये डिफिनेशन नोट ही कर लो, डिफिनेशन थोड़ा ध्यान में रखने लायक चीज है। और एक्चुअल में जैसे हम लोग को अभी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन भी नहीं चाहिए, हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट के ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हम तुमको कुछ एलिमेंट्स का एक सीरीज मेंशन करेंगे, तुमको उन एलिमेंट्स के सीरीज को ध्यान रखते हुए काम करना है कि हाँ भाई किस सीरीज के हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को रिलेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वाले पार्ट को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि सर हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते थे, कंपैरिजन भी किया जा सकता है, बट अभी के लिए हम तुमको यही सेशन देंगे। अभी के लिए इसको याद करो, मतलब हम जो सीरीज बताएंगे तुमको उसको याद करते हुए चलना है, तो ज्यादा बेटर होगा, याद करके रखो, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो ध्यान रखना, फ्लोरीन वाला पार्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन वाले पार्ट के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले पार्ट के बाद हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट का नंबर कंसिडर करके चलते हैं। और एक्चुअल में जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम होता है, मतलब इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन का साइज थोड़ा छोटा होता है। एक छोटा सा फैक्ट है, नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा होता है, तो हम लोग पहले इसको नॉर्मली रखते हुए चलते हैं। तो ये तीन तो बिल्कुल ध्यान रखना है, सॉरी चार ध्यान रखना है, FONCl मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इसके बाद ब्रोमीन वाले पार्ट का नंबर आता है जिसका ऑर्डर थोड़ा कम होता है। उसके बाद फिर सल्फर का नंबर आता है जो कि अप्रोक्सीमेटली आयोडीन वाले पार्ट के कंपेरेबल होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग वहाँ पे सल्फर, फिर उसके बाद कार्बन वाला पार्ट और आयोडीन वाला पार्ट, ये तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट बराबर मान के चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा डिफरेंस होता भी है तो भी बराबर ही कंसिडर किए हुए चलते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोगों को दो एलिमेंट्स का ध्यान रखना होगा, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन वाला पार्ट, सॉरी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। इनफैक्ट ये फैक्ट याद भी रखना है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो एग्जैक्टली बराबर माना जाता है। कैसे बराबर होता है, किस स्केल पे इसको बराबर कंसिडर करेंगे, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये ऑर्डर नोट करके रखना होगा ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस ऑर्डर वाले पार्ट को लगातार खुद से डायरेक्टली रिलेट करते हुए काम कर सके। तो डेफिनेशन ध्यान रखना है, और ये सीरीज हो सके तो अलग से रखा करो ताकि जब हम लोग लेवे से स्ट्रक्चर डिस्कस करना शुरू करें तो हम लोग आराम से इस सीरीज वाले पार्ट को यूज करते हुए काम कर पाए। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। सीरीज नोट कर लिया होगा तो फिर आज हम लोग क्लास यहीं पे